हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपावली देवी राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा में हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में लेकर उपस्थित हुई हूँ। हिंदी साहित्य की लंबी कविताओं में गजानन माधव मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में का विशेष महत्व है। ये कविता मुक्तिबोध की श्रेष्ठतम कविताओं में से एक है। इसकी रचना मुक्तिबोध ने राजनांद गांव में रहते हुए की थी, जहां पर वे दिग्विजय कॉलेज में व्याख्याता के तौर पर कार्य करते रहे थे। मुक्तिबोध रचनावली के संपादक नेमिचंद्र जैन के अनुसार इनकी रचना सन 1957 से 1962 के बीच की गई थी। इस कविता का प्रकाशन कल्पना पत्रिका के नवंबर 1964 के अंक में आशंका के दीप अंधेरे में नाम से हुआ था। सन 1964 में ही मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में मुक्तिबोध के कहने पर इस कविता को केवल अंधेरे में नाम से संकलित किया गया है। इस काव्य संग्रह का संपादन श्रीकांत वर्मा ने किया है और शमशेर बहादुर सिंह ने इसकी भूमिका लिखी है। इस संग्रह में कुल 28 कविताएं हैं और अंधेरे में इनकी अंतिम कविता है। कविताओं के चुनाव में अशोक वाजपेयी ने श्रीकांत वर्मा की सहायता की थी। अंधेरे में कविता साहित्य प्रेमियों और समीक्षकों के बीच लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। हिंदी के अनेक प्रतिष्ठित विद्वानों जैसे रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, सुधीश पचौरी, इंद्रनाथ मदान, नंद किशोर, नवल विष्णु खरे, अशोक चक्रधर, निर्मला जैन आदि ने इस कविता के मूल भाव और शिल्प के संबंध में विचार व्यक्त किए हैं। इनके महत्व को अपने अपने तरीके से भी रेखांकित किया है। अंधेरे में कविता एक बहुअर्थी और बहुआयामी कविता है। इस कविता को पढ़ते और समझते हुए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। अंधेरे में कविता में फैंटेसी शिल्प का प्रयोग किया गया है, अर्थात इस कविता की सारी घटनाएं किसी सोपान कथा या सोपान चित्र की तरह घटित होती हैं। कहीं कहीं तो सपने के भीतर एक और एक सपना चलता रहता है। बहुत सी संभव असंभव घटनाओं का चित्रण इस कविता में किया गया है। झट से दृश्य बदलते रहते हैं, कोई नया चित्र और बिंब शुरू हो जाता है। टॉलस्टॉय, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी जैसे महापुरुष अचानक प्रकट होकर इस कविता का हिस्सा बन जाते हैं और फिर तुरंत ही गायब भी हो जाते हैं। अचानक ही सड़क पर एक जुलूस नजर आने लगता है और अचानक ही सैनिक शासन लागू हो जाता है और काव्यनायक गलियों में भागकर खुद को बचाता हुआ फिरता रहता है। अचानक उसे पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है और गहन पूछताछ के बाद रिहा कर दिया जाता है। अचानक ही एक जन क्रांति शुरू हो जाती है जिसमें हर आम जन भाग लेने को तैयार है। इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है कि किसी भी कविता की रचना में कवि के अपने जीवन के अनुभव, उनका चिंतन, उनके द्वारा सुनी गई बातों और देखी गई घटनाओं का बहुत योगदान होता है। अंधेरे में कविता की रचना का मूल भाव भी मुक्तिबोध के जीवन की दो घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए किया गया है। पहली घटना नागपुर में स्थित एम्प्रेस कॉटन मिल की है, जहां पर 50 के दशक में मजदूरों ने हड़ताल कर दी थी। इस हड़ताल का दमन करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा था और गोलियां भी चलानी पड़ी थी। मुक्तिबोध उन दिनों नया खून नामक पत्र के संवाददाता के तौर पर कार्य कर रहे थे और घटनास्थल पर मौजूद थे। उन्होंने इस हड़ताली वातावरण, खून खराबे और दमन को अपनी आंखों से देखा था। अंधेरे में कविता उन दिनों लिखी जा रही थी, इसलिए इन सारे अनुभवों की छाया इस कविता में महसूस की जा सकती है। दूसरी घटना का संबंध मुक्तिबोध के निजी जीवन से भी है। 19 सितंबर 1962 को मुक्तिबोध द्वारा लिखी गई पुस्तक भारत इतिहास और संस्कृति को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था।
यह पुस्तक स्कूलों में पाठ्य पुस्तक के रूप में पढ़ाई जाने वाली थी। इसके प्रतिबंधित होने से मुक्तिबोध को बहुत आर्थिक हानि हुई और साथ साथ उनको मानसिक कष्ट भी भोगना पड़ा। मुक्तिबोध को महसूस हुआ कि विचारों की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया जा रहा है और लेखक की अभिव्यक्ति का गला घोटा जा रहा है। उन्हें लगा कि एक ऐसे शासन आ रहा है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या की जा रही है। पुस्तक के प्रतिबंधित होने पर उन्हें अपने किसी मित्र से कहा था कि यह मेरी या आपकी पुस्तक का मामला नहीं है। मामला यह है कि देश में फासिस्ट ताकतें बहुत बढ़ गई हैं और वे अपनी कलम छीन रही हैं और आपके गले को दबाकर आपको बोलने नहीं देंगी। वे स्वतंत्र चिंतन को समाप्त कर देंगी। वे बड़ी तो किसी दिन आपकी सारी प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर देंगी। देश में फासिस्ट तंत्र को स्थापित कर देंगी। सन 1964 में पंडित नेहरू के देहांत का समाचार सुनकर मुक्तिबोध ने आशंका व्यक्त की थी कि बस अब फासिज्म आ गया है। फासिज्म हुकूमत के स्थापित होने कि इस आशंका से मुक्तिबोध के मन और मस्तिष्क को काफ़ी हद तक विचलित कर दिया था। इस आशंका के कारण पैदा हुई सारी चिंताओं, घुटन, घबराहट और बेबसी को मुक्तिबोध ने इस कविता में बड़ी बारीकी से उकेरा है। इस रचना में प्रयोग में लाए गए प्रतीकों पर भी थोड़ा गौर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस कविता में अंधेरा शब्द प्रतीकात्मक है। यह अंधेरा मनुष्य के बाहर और भीतर दोनों जगहों पर विद्यमान है। बाहरी दुनिया या समाज में अंधेरा अराजकता, अव्यवस्था, दमन और शोषण का प्रतीक है। यह अव्यवस्था भ्रष्ट मंत्रियों, स्वार्थी पूंजीपतियों, चापलूस बुद्धिजीवियों, बिकाऊ लेखकों, पत्रकारों की आपसी साठगांठ के कारण हुआ है। इस व्यवस्था में ईमानदार लेखकों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है और अभिव्यक्ति को दबाया जा रहा है। इस प्रकार अंधेरा कविता के जो मुख्य पात्र के मन में गिर आया जो भाव है, यह पात्र समाज के मध्यम वर्ग का प्रतीक है जो शोषण और अराजकता के खिलाफ लड़ने की जरूरत को महसूस कर रहा है, लेकिन अपनी सुविधाओं को छोड़ पाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इस कारण उसके भीतर कायरता, अवसाद, मानसिक संघर्ष, बेबसी और अनेक प्रकार की कुंठाओं का अंधेरा विद्यमान है। इस तरह कविता के पात्र भी प्रतीकात्मक हैं। कविता का मूल पात्र ही आत्मकथात्मक रूप से सारी घटनाओं का वर्णन करता है। इस पात्र को वाचक या नायक, काव्य नायक अथवा वाचक नायक भी कह सकते हैं। ये पात्र समाज के मध्यम वर्ग का प्रतीक है। यह शासक वर्ग की बुराइयों, बुद्धिजीवी वर्ग की कमजोरियों और अपने मध्यम वर्ग के निकम्मेपन से परिचित करवाता है तथा समाज और व्यवस्था को बदलने के लिए क्रांति भी करना चाहता है, लेकिन अपनी जिंदगी के आराम और सुविधाओं को भी नहीं छोड़ना चाहता। इस तरह उसके अवचेतन मन में विचारों का संघर्ष चलता रहता है और अवचेतन मन हमारे मन का वो हिस्सा है जिसमें हमारे दबे हुए विचार, भावनाएं और इच्छाएं एकत्र रहती हैं। हमारी सभी आदतें और हमारे सभी सपने आमतौर पर अवचेतन मन में ही संचालित होते रहते हैं। इसी पात्र के भीतर एक व्यक्ति है जिसे रक्तालोक सनाथ पुरुष यानी लाल रोशनी में नहाया इंसान भी कहा गया है। अधिकतर आलोचकों के अनुसार ये व्यक्ति मजदूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है, जो मध्यम वर्ग के नायक को जागृत कर सामाजिक परिवर्तन या जन क्रांति में भाग लेने के लिए प्रेरित करना चाहता है। इसे काव्य नायक की सर्वहारा चेतना भी कह सकते हैं, यानी यह व्यक्ति नायक के उन विचारों को प्रतिरूप करता है जो आम जन लोगों, श्रमिकों के शोषण व दमन से जुड़े हुए हैं। कुछ आलोचकों ने इस व्यक्ति को काव्य नायक वह अवचेतन का प्रतीक माना है, तो कुछ के अनुसार ये व्यक्ति काव्य नायक के उन दबे हुए विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं जो अवचेतन मन में विद्यमान हैं। कुछ आलोचकों ने इनमें काव्य नायक का आदर्श रूप दिखाया है, यानी ये वो व्यक्ति है जो काव्य नायक वास्तव में बनना चाहता है। कविता को समझते समय हमें उसके मूल उद्देश्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। अंधेरे में जो कविता है एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। इसमें एक साथ अनेक भाव संदेश गुथे हुए हैं
इसकी मुख्य वस्तु या मूल भाव से के संबंध में अनेक प्रकार के भाव विचार हमारे मन में आते हैं और इस कविता में भाव पक्ष की कुछ विशेषताएं भी हैं जो इस प्रकार हैं। इसमें फासिस्ट शासन के स्थापित हो जाने की आशंका व्यक्त की गई है, जिसमें राजनेता पूंजीपति बुद्धिजीवियों के साथ मिलकर आम जनता का शोषण करती है। विचार व्यक्त करने और सच लिखने की आज़ादी उनसे छीन ली जाती है। इसमें मध्यम वर्गीय काव्य नायक का आत्म संघर्ष भी दिखाया गया है कि वे किस प्रकार अपनी कमजोरियों को पहचान कर उन्हें दूर करने की कोशिश करता है। अपने जीवन की सुविधाओं को त्याग कर किस प्रकार वो जन क्रांति का हिस्सा बनने की कोशिश करता है। काव्य नायक द्वारा किस प्रकार अपने जीवन की सार्थकता को भी दिखाया गया है, यह भी इस कविता में अच्छे से गजानन माधव मुक्तिबोध ने दिखाया है। काव्य नायक द्वारा व्यक्तिनावतरण या अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन लाने का प्रयास भी किया जाता है ताकि कविता में इनका चित्रण बड़ी अच्छी तरीके से किया जा सके। विभिन्न आलोचकों ने इस कविता के महत्व को अपने अपने तरीके से व्यक्त किया है और उसके मूल भाव की ओर संकेत किया है। स्वयं मुक्तिबोध द्वारा एक पोलिश लेखिका आग्नेशेस्का को लिखे एक पत्र से पता चलता है कि मूल रूप से ये एक राजनीतिक कविता है जिसमें मुख्य रूप से फासिस्ट शासन की आशंका व्यक्त की गई है, जिसमें मंत्री, उद्योगपति, अपराधी, यहाँ तक कि अनेक बुद्धिजीवी लोग भी अपना आपस में साठगांठ करके समाज में शोषण और दमन का माहौल बनाते हैं। ऐसे में ईमानदार और उदार लोगों की अभिव्यक्ति को दबा दिया जाता है और ऐसे में फांसीवादी माहौल और शासन की आशंका में इस कविता का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण प्रतिपाद्य है। इसका कारण मुक्तिबोध ने आरंभ में ही इस कविता में आशंका के दीप अंधेरे में रखा था। हरिशंकर प्रसाई जी ने भी कहते हैं कि इस कविता में फासिस्ट ताकतों के भयावह कल्पना चित्र भी दिखाए गए हैं। नामवर सिंह ने इस कविता को अस्मिता की खोज और अभिव्यक्ति की खोज भी कहा है, यानी इस कविता का मध्यम वर्ग के नायक अपने वजूद या अपनी जिंदगी की सार्थकता को दिखाने की कोशिश करता है। इसमें नायक एक व्यक्ति के रूप में अपना सबसे जरूरी कर्तव्य निभाना चाहता है कि वे शोषण करने वाली दमनकारी ताकतों का विरोध करना चाहता है और समाज को बेहतर तरीके से जीना चाहता है या बनाना चाहता है। एक कवि के रूप में काव्य जो नायक है अपने सर्वश्रेष्ठ क्रांतिकारी कविता लिखना चाहता है और अपने क्रांतिकारी विचारों की अभिव्यक्ति को व्यक्त करना चाहता है ताकि समाज को वह प्रभावित कर सके। चंचल चौहान ने से सर्वहारा वर्ग में अपने मध्यम वर्गीय अस्मिता का विलय भी बतलाया है, यानी मध्यम वर्ग का नायक अपने अवचेतन मन में विद्यमान सर्वहारा वर्ग के व्यक्ति के साथ जुड़कर समाज और क्रांति में बदलाव लाना चाहता है। मुक्तिबोध का ये दृढ़ विश्वास था कि सामाजिक क्रांति सर्वहारा या मजदूर वर्ग के सहयोग से ही के बिना संभव नहीं है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इस कविता को विभाजित व्यक्तित्व की कविता भी कहा है, क्योंकि इस कविता में क्या है, शोषकों के साथ व्यक्ति के जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं दिखाई गई हैं और जो कि मध्यम वर्ग या बुद्धिजीवी सर्वहारा वर्ग से तादात्म्य में कैसे स्थापित किया जा सके और कैसे जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर किया जा सके। शमशेर बहादुर सिंह ने इस कविता के विषय में कहा है कि यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात का एक दहकता हुआ इस्पाती दस्तावेज है। अर्थात यह कविता आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद की परिस्थितियों का बड़ी बारीकी से चित्रण करती है। पहले देश विदेशियों के हाथों में शोषित हो रहा था और अब भ्रष्ट नेताओं, राजनेताओं, उद्योगपतियों के हाथों क्या है, शोषण का शिकार हो रहा है। यह वह नहीं दिखता किंतु वह रहा घूम, तिलस्मी खो में गिरफ्तार कोई एक, भीतर पार आती हुई पास से, गहन रहस्य में अंधकार ध्वनि सा, अस्तित्व जनाता अनिवार्य कोई एक, और मेरे हृदय की धक धक पूछती है वह कौन, सुनाई जो देता है पर नहीं दिखता है। अर्थात समाज में कितनी बुराइयां हैं जो हमारे आसपास घूमती हैं, व्यक्ति चाहते हुए भी उन बुराइयों को नहीं देख सकता है या देखना चाहता है। लेकिन यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध जी ने अपनी उन सभी समस्याओं को
इस कविता के माध्यम से दिखाने की कोशिश की है कि नुकीली नाक और भव्य ललाट है, दृढ़ हनु, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति, कौन वह दिखाई जो देता है पर नहीं जाना जाता, कौन मनु। अर्थात क्या है कि कभी कोई आकृति व्यक्ति के सामने आ जाती है, कभी कोई आकृति व्यक्ति की, यानी कि एक साथ बहुत सारे चित्र व्यक्ति के सामने उनके दिमाग में घूमते रहते हैं और वह चित्र क्रांति का प्रतीक है। व्यक्ति क्या है, न चाहते हुए भी क्रांति करने उसको न चाहते हुए भी उसको क्रांति करनी पड़ेगी। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब, अंधेरा सब और निस्तब्ध जल, पर भीतर से उठती है सहसा सलील के तम श्याम शीशे में कोई श्वेत आकृति, कुरीला कोई बड़ा चेहरा फैल जाता है और मुस्काता है, पहचान बतलाता है, किंतु मैं हतप्रभ नहीं, वह समझ में आता है। मुक्तिबोध की अंधेरे में जो कविता है वो व्यक्ति के जो भीतर मन में जो अंधकार है उसको वो प्रदर्शित करती है कि किस प्रकार व्यक्ति समाज में विभिन्न बुराइयों को देखता है और उन बुराइयों को दूर करने की वह कोशिश करना चाहता है। उन सभी आकृतियों के माध्यम से गजानन महाराज मुक्तिबोध जी ने यह कविता अंधेरे में लिखी है। धन्यवाद।